हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम खत्म करने वाले हैं अपने चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था इसका ये 5th पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपने इसके जो पहले 4 पार्ट हैं, 4 वीडियो सेशन हैं, उनको अच्छे से देख लिया होगा, उनको अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि हमने उन वीडियो सेशंस में जो डेमोक्रेसी का असली मीनिंग है उसको बेसिक से समझा था। आज की इस वीडियो सेशन में हम एक ब्रॉडर मीनिंग कवर करने वाले हैं डेमोक्रेसी का, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और इससे लास्ट क्लासेस में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी को हम अभी तक समझ चुके हैं, बट फिर भी हम आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके कंपैरिजन में जो हमारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वो किस तरह की है, इन चीजों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम एक ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का कवर करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करते हैं, अभी तक जो हम मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की देख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की देख रहे हैं। ये वर्ड आपने अभी तक इस चैप्टर में शायद ना सुना हो, बट समझा जरूर होगा। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। पहले हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ। प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि मतलब कि जिसमें आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हो, अपने नेता लोगों को चुनते हो। वो आपके कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी के अंदर समझ चुके हैं कि यहां पर लोगों के पास राइट्स हैं चूज करने के। किसको चूज करने के? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर देश की सरकार चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म लोकतंत्र की देखने को मिलती है रिप्रेजेंटेटिव वाली देखने को मिलती है। बट ये जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही हर कंट्री में होती है। इसका मतलब समझने से पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेटिव का, ऑल द पीपल डू नॉट रूल, बिकॉज सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चला रहे हैं और गवर्नमेंट रूल करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूल करती है वो गवर्नमेंट कौन लोग चला रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव चला रहे हैं। इसका मतलब जो लोग हैं सभी के सभी लोग रूल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, हमने डेमोक्रेसी में क्या कहा? इट इज पीपल्स गवर्नमेंट, यानी पीपल रूल करते हैं। बट हम यहां पे देख रहे हैं कि जो पीपल रूल कर रहे हैं वो बेसिकली कौन रूल कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव, ना कि पूरे देश के सभी लोग। अब पूरे देश के सभी लोग क्यों नहीं कर सकते रूल? इसका कारण भी समझते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधित्व वाला जो लोकतंत्र है उसका क्या मतलब हुआ? अब मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। मेजोरिटी मतलब यहां पे किस मेजोरिटी की बात हो रही है? यहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो रही है, प्रतिनिधित्वों की बात, प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात हो रही है। आपने उनको चुना, उनकी एक मेजोरिटी बन गई, उनकी मेजोरिटी ने फिर क्या करा? गवर्नमेंट बनाई, राइट। वो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? रूल करेगी, आपके लिए कानून बनाएगी, आपको फैसिलिटीज देगी, सारा काम वो करेगी। तो जो डिसीजन है वो भी वही लेगी। इसका मतलब ये हुआ, जो मेजोरिटी है वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले रही है, लोगों की तरफ से डिसीजन ले रही है। यानी कि आप जिसको अपना नेता चुनते हो, अपने एरिया से आप जिसको अपना एमएलए चुनते हो, एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, तो वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बेसिकली आपके हाथ पे करते हैं। इसीलिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? जो आपको रिप्रेजेंट करे, यानी एक ऐसा नेता जो आपके एरिया में से अगर वो चुना गया है तो आपके एरिया के जो भी नीड्स होंगी, जो भी डिमांड्स होंगी, उनको गवर्नमेंट के सामने जाके रखेगा। यानी कि बेसिकली वो आपको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। अब हमने कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये रूल कर रहे हैं, बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो मेजोरिटी, ये भी डायरेक्टली रूल नहीं कर रही है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो किस नेता को चूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड वर्ड कहां से आया? इलेक्शन से। इलेक्शन से मतलब आया जो रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग के द्वारा चुना जाए, जो वोटिंग के द्वारा चुना जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो मेजोरिटी में लोग हैं वो वोट डालेंगे। अब वोट जिसको मेजोरिटी में मिलेगी वो बंदा क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। याद रखिए इस बात को कि वो कौन बन जाएगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो जनता के द्वारा वोटिंग के थ्रू चुना गया है। जैसे कि आप अपने एरिया से एमएलए को चुनते हो, एमपीज को चुनते हो, ठीक है। तो ये किसका एक एग्जांपल आ गया। अब वो क्या करेंगे? रूल करने वाले हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमें ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो बात हमने की है, ऐसा हमें करना क्यों है?
लोग डायरेक्टली खुद ही क्यों नहीं रूल कर लेते? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार, तो लोग वो सरकार सभी के सभी लोग खुद ही क्यों नहीं चला लेते? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से बेसिकली हमें समझना कैसे है। देखो, एक तरफ तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जो भी सरकार बनती है वो बेसिकली क्या करती है? वो कानून बनाती है, वो रूल रेगुलेशन बनाती है, वो कई तरह की चीजें, यानी कि इस देश का जो प्रशासन चल रहा है वो चलाती है। अब एक तरफ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? ये सारे उस कंट्री के लोग हैं, ये सारे उस कंट्री के क्या हैं? सिटीजन है, सारे के सारे। एक कंट्री है, हम उसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये सभी के सभी सिटीजन है। तो जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, ये सभी के सभी लोगों की वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि बीच में कोई पर्सन नहीं है। डायरेक्ट डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है? लोगों के द्वारा। एक तरफ है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए तो इसका एग्जांपल एक है हमारे पास, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि वहां पे डिसीजन डायरेक्ट वहां के लोगों के द्वारा लिया जाता है। कौन से लोग? जैसे कि आप लोग हो, आम नागरिक हो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसका कोई एग्जांपल? तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इंडिया है। यहां पे क्या होता है? आप सभी लोग वोटिंग के द्वारा पहले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। फिर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जब कई सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देश से चुने जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट फिर क्या बनाती है? लॉ और रूल बनाती है। तो एक तरफ आप किसको चुन रहे हो? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। वो फिर फर्दर काम करके आगे गवर्नमेंट वाला काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। और एक तरफ आप डायरेक्ट खुद ही सरकार हो। अब बात ये आती है कि हमारे देश में ये रिप्रेजेंटेटिव वाला रोल क्यों है, यहां भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप स्विट्जरलैंड से इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहां पे आपको भी पता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम हर डिसीजन के लिए पूरी 130 करोड़ की जनसंख्या को बोलें कि आप वोटिंग करो, तो इस हिसाब से तो हमारे देश में कोई काम कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन, करोड़ों की संख्या में सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखने लग गए, फिर तो भाई सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ना तो आप वोटिंग करवा सकते हो, ना हर पर्सन इंटरेस्ट लेना चाहेगा इतनी सारी पॉपुलेशन में कि वो आए और डिसीजन देने के लिए तैयार रहे। तो हम क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने ज्यादा पीपल होते हैं कि फिजिकली ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो एक जगह बैठ के कलेक्टिव डिसीजन ले पाए। जैसे आपके द्वारा चुने गए नेता हैं, वो कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो वो सारे पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो वो तो कुछ ही लोग हुए ना जो आपने चुने। बट अगर हम सभी के सभी करोड़ों लोगों को कह देंगे एक पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट का साइज हमें कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है? और वहां पे कैसे सारे लोग बैठेंगे? सो इट इज टोटली इम्पॉसिबल। इसलिए बड़ी कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे डेमोक्रेसी किस तरह की होती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाली डेमोक्रेसी। तो आपसे अगर कोई इंडिया में पूछे कि क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप बोलोगे यस, तो वो आपसे पूछेगा कि किस तरह की डेमोक्रेसी है, तो आप क्या कहोगे? कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाली डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे काम करती है? थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट डायरेक्ट। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम और डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। तो मैंने आपसे कहा कि सभी लोगों को एक जगह बिठा के, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक जगह बिठा के डिसीजन लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हो भी जाए, किसी तरह हम पॉसिबल कर दें कि इसमें सभी के सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे और वो डिसीजन लेंगे, बट सभी के सभी सिटीजन्स पे क्या इतना टाइम होगा? क्या इतनी स्किल्स होंगी कि वो डिसीजन ले पाए? इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री, आपको पता है आज भी कितनी बड़ी परसेंटेज में लोगों को प्रॉपर नरिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी परसेंटेज में लोगों को आज बेसिक एजुकेशन तक नहीं मिल रही है। अनपढ़ता आज भी बहुत ज्यादा है देश में। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो, उसमें हम सभी लोगों को मौका दे दें कि आप सभी लोग बताइए, हम सभी लोगों के विचारों पे चर्चा करने लगे? तो सभी लोग विचारों पे अगर हम चर्चा करने लगे तो फिर हम कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे देश में किस तरह की सरकार है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि लाखों लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव निकलेगा,
ठीक है, वोटिंग के थ्रू उसको चुना जाएगा। फिर इसी तरह ही सारे देश में से कई सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। फिर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, डिस्कशंस करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहा, सारा कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास ही रहा। लोगों के पास बिल्कुल राइट्स हैं, क्योंकि इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बेसिकली चुना किसने है? लोगों ने तो चुना है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर समझ चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें हम समझ आ रही होंगी, मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की शायद जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या समझा कि आज जो सबसे ज्यादा कॉमन डेमोक्रेसी की जो फॉर्म चल रही है वो कौन सी चल रही है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि हाउ अ डिसीजन इज टेकन इन ए डेमोक्रेसी। फिर एक लोकतंत्र में डिसीजन एक्चुअल में लिया कैसे जाता है? जैसे अभी हमने कहा कि एक डिसीजन कोई सारी की सारी पॉपुलेशन, सारी की सारी जनसंख्या जितनी भी देश की, सभी को हम डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल सकते। तो फिर एक लोकतंत्र में डिसीजन कैसे लिया जाता है? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सरकार डिसीजन कैसे लेती है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि न्यूज में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ हमारी ये जो फोटो है ये पार्लियामेंट की यानी कि लोकसभा की फोटो है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, कितने सारे ये जो जितने सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं ये बेसिकली कौन है? ये वही रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आपने चुना था, राइट। ये सभी कौन बैठे हैं? रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, सभी पार्टीज बैठी हैं। जब डिस्कशन, इतनी सारी डिस्कशंस में से जो भी डिसीजन रहेगा वो उस डिस्कशंस के प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू लिया जाएगा। तो इसमें ये सारे के सारे कौन बैठे हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। कंसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि सभी लोग उस बात पे एग्री करें। तो कहते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक सरकारों में जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? सबसे डिस्कशन करके, सबकी सलाह मशवरा लेकर, जब जिस डिसीजन के ऊपर सभी के सभी लोग एग्री करते हैं वही डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि एग्रीमेंट सभी लोगों का देखा जाना जरूरी है, क्योंकि कल जब वो डिसीजन ले लिया जाएगा तो उस डिसीजन का इफेक्ट भी उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। तो अगर मेरे किसी डिसीजन का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है तो मेरे को पहले आपसे पूछ लेना चाहिए, राइट और रॉन्ग, राइट। So those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। अब यहाँ पे जब आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, यहाँ पे वो बात नहीं आ रही कि कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है? सबके पास क्या है? इक्वालिटी है, समानता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो डिसीजन ले जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, सभी का डिसीजन सलाह मशवरा करके प्रॉपर तरीके से लिया जाता है। मेजोरिटी के बेस पे नहीं देखा जाता या पावर के बेस पे नहीं देखा जाता। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ सरकार की बात ही नहीं कर रहे, आप अपने घर को भी देख सकते हो। मान लो आपके घर में आपके सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप और उसके साथ यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ बैठे हो, आप बैठे हो, जो भी आपके फैमिली मेंबर है सारे बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब भी, अब उनको क्या मान लेते हैं कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, या वो भी फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। आपके घर की सरकार कौन चला रहे हैं? आपके घर के बुजुर्ग। अब आप खुद सोच के देखिए, वो अपनी मनमर्जी से कोई डिसीजन ले, वो केस आपको ज्यादा पसंद आएगा, या वो आपसे सबसे सलाह मशवरा करके एक ऐसा डिसीजन ले जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री करें। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जो दूसरे वाला केस है वो ज्यादा बेटर है, कि हम सबसे भी पूछा जाए, सबका एग्रीमेंट लिया जाए और फिर एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए। तो वो डिसीजन जो होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। उस डिसीजन को सब लोग दिल से मानेंगे, सब लोग परिवार में सुख शांति से भी रह सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि पहले सबका एग्रीमेंट देखा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब, जब हम कोई भी डिसीजन सबसे कंसल्टेशन करके, सबसे सलाह लेके लेते हैं, तो वो डिसीजन के बेटर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दस, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो हमने देखा सिर्फ सरकार नहीं, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके स्कूल में, हर जगह पे जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाए, अगर वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग लिया जाए, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग लिया जाए, यानी कि सबसे सलाह मशवरा करके लिया जाए, तो वो डिसीजन इफेक्टिव होगा। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है जो लाइफ के हर स्फीयर में काम आता है। आपके घर में काम आता है, आपके स्कूल में काम आता है, आपके कॉलेज में काम आता है, जहां आप जॉब करते हैं वहां काम आता है, या फिर जो देश की सरकार है वहां भी काम आता है। तो डेमोक्रेसी हमने क्या समझा कि ये जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सरकार चलाने का तरीका नहीं है, ये एक
प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जिसको हर जगह पे फॉलो किया जा सकता है। व्हाट आर द आइडियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी लोकतंत्र या लोकतंत्र होने से कोई देश आइडियल नहीं बन जाता। आइडियल उसे मानते हैं कि जहां पे कोई कमी ही ना हो, जहां पे कोई गलती ना हो, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइडियल बनने की कोशिश ना करें। हम हर दिन अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो या देश की सरकार हो। हर लोग क्या चाहते हैं कि हर दिन जैसा मैं कल था उससे ज्यादा मैं आज क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट मेरे अंदर होनी चाहिए। तो इसी तरह ही हमें भी कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स लेके चलने हैं जिनके बेस पे हमने अपनी डेमोक्रेसी को बार बार अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। तो वो आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? पहले तो आइडियल स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। असली लोकतंत्र किसी देश में तभी आ सकता है जब कोई भूखा बेड पे ना सोए। बट अगर आप खुद की कंट्री को लेके चले तो ये बात ट्रू नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आज भी कितने सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे भूखमरी है, जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत लोगों की जनसंख्या ऐसी है जो गरीब है। तो ऐसा हमारे देश में नहीं है, पर ऐसा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम भी कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, बट हम आइडियल डेमोक्रेसी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी लोकतंत्र में सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ये कैसे आएंगे इक्वल राइट? सिर्फ इक्वल राइट टू वोट देने से नहीं आएंगे। सभी लोगों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी लोगों के पास बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, सभी लोगों के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है बेसिक एजुकेशन। तो आपने आज भी आप अपने देश में देख सकते हो कि कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जहां पे आज भी बेसिक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। अनपढ़ता का जो रेट है, लिटरेसी का जो रेट है, वो आज भी बहुत ज्यादा है। इससे हम कह सकते हैं कि हम एक आइडियल डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो इन चीजों से हमने क्या समझा? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी की आइडियल फॉर्म को देखने से ये चीजें समझ आती हैं कि हम डेमोक्रेसी को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम इसको इतनी वैल्यू देते हैं? इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमने पूरे तरीके से अपनी भूखमरी को देश में से नहीं मिटाया, हमने पूरे तरीके से अनपढ़ता को, इलिटरेसी को देश से खत्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमें एक स्टैंडर्ड क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेप्स दे देती है जिनके बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने देश के लोकतंत्र का। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। यानी कि ये स्टैंडर्ड्स की वजह से जो लोकतंत्र आज हमारे देश में है और जो एक अच्छा लोकतंत्र होना चाहिए, उनमें अभी कितना डिफरेंस है, हम उसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज एन आइडियल। हमने अभी यहां पे क्या समझा कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया कि हमें आइडियल स्टैंडर्ड क्यों देखने हैं, क्यों लोकतंत्र को हमने आइडियल बना के देखना है। तो आपका आंसर इन 3 पॉइंट से निकलेगा। इस वीडियो सेशन को फिर से रिपीट करना, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सभी लिखते रहना, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो एक और क्वेश्चन जो यहां से निकला, इसका आंसर क्या बनेगा? ऊपर वाले 3 पॉइंट जिनको अभी अभी आपने समझा है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात ये आती है कि हाउ कैन ए कंट्री बिकम ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब हमने परफेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ चीजें देख ली कि जो आइडियल डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब कोई सरकार या कोई देश परफेक्ट डेमोक्रेसी बन कैसे सकता है, हम उसे देखते हैं। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोई भी लोकतंत्र है उसे एक चीज ट्राई करनी पड़ेगी कि जो ये आइडियल्स हमने देखे डेमोक्रेटिक डिसीजन के, यानी कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए डिसीजन के, सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट, सबके पास इक्वल एजुकेशन, सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन, सब कुछ होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, इसको ट्राई करना चाहिए। दूसरा, दिस रिक्वायर्स ए कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमें लगातार प्रयास जारी रखना होगा कि कैसे हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से हो, जिसमें सभी लोगों का डिसीजन लिया जाए। थर्ड है,
व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। अब आपको पता है किसी भी लोकतांत्रिक देश का सीधा सीधा कनेक्शन वहां के सिटीजन से है, क्योंकि सिटीजन ही वोट डालते हैं, सिटीजन ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और सिटीजन के कारण ही वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं। तो सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है, नागरिकों का बहुत बड़ा रोल है। अगर नागरिक भी इस चीज को सीरियसली लेके चलें, अगर आप लोग इस चीज को सीरियसली लेके चलें कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर रिसर्च करनी है, हमें अपना अच्छा नेता चुनना है, तो वाकई में ही लोकतंत्र अच्छा बन सकता है। यानी कि इसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें सारा रोल सिर्फ किसी एक सरकार का ही नहीं है। नेक्स्ट, दिस रिक्वायर्स ए कांस्टेंट एफर्ट टू, सॉरी ये पॉइंट लगता है रिपीट हो गया है, कि डिसीजन मेकिंग जो है उसमें हमें क्या करना है, सभी लोगों की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है, जो लोकतांत्रिक तरीका है डिसीजन मेकिंग का, उसे फॉलो करना है। नेक्स्ट है, दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ ए डेमोक्रेसी, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी डू एज सिटीजन्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने अभी भी क्या देखा कि नागरिकों के पास भी बहुत पावर है लोकतंत्र को अच्छा बनाने में। वो कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र की पावर है और ये एक तरह से लोकतंत्र की वीकनेस भी है, कि जो कंट्री का भाग्य है, जो फेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नागरिकों के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव यह है कि सभी नागरिकों के पास अधिकार हैं, सभी नागरिकों की सुनी जा रही है, सभी नागरिकों के पास अपने नेता लोगों को चुनने का अधिकार है। वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि अगर सभी नागरिकों के पास प्रॉपर तरीके से हम एजुकेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो जो डिसीजन लेंगे उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो जिस नेता को चुनेंगे उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यानी कि अगर हमें लोकतंत्र को एक अच्छा वे देना है, अपने लोकतंत्र को परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें सिटीजन्स को भी परफेक्ट बनाना होगा। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी को अदर गवर्नमेंट से क्या चीज डिस्टिंग्विश करती है, क्या चीज डिफरेंसेस क्रिएट करती है, हम उसको समझते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डिड नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये पॉइंट जो है मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। और इस जो हमने फर्स्ट पार्ट में ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल, इनको हमने अच्छे से समझा था। अगर आपको अभी भी इन पॉइंट्स में डाउट है तो फर्स्ट वीडियो सेशन को दोबारा से देख सकते हैं। तो हमने कहा कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे सिटीजन का तो कोई रोल होता ही नहीं। मोनार्की का मतलब किंग रूल, वहां पे सिटीजन को कोई नहीं पूछ रहा। डिक्टेटरशिप, सिंगल पर्सन रूल, वहां पे कोई नहीं पूछ रहा। वन पार्टी रूल जैसे हमने चाइना में देखा, वहां पे भी सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनके पास राइट्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो मिलिट्री रूल, वहां पे भी सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं है। तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो सिटीजन का कोई एज सच रोल नहीं है। और अगर देखा जाए तो जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी नहीं है, जो लोकतंत्र नहीं है, वो तो यही चाहते हैं कि सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, सिटीजन पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें ताकि वो अपनी मनमर्जी से रूल कर पाए। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सभी नागरिकों को और ज्यादा पार्टिसिपेशन रखना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, सिर्फ वोटिंग देने में नहीं, अपने विचार व्यक्त करने में, जो सरकार काम कर रही है उसका एनालिसिस करने में, उस पर रिसर्च करने में, और ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स लोगों के सामने लाने में, ये सबका रोल होना चाहिए। तो एक तरफ डेमोक्रेसी क्या कह रही है कि सबका पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़े, और एक तरफ जो नॉन डेमोक्रेसी है वो क्या कह रही है कि भाई कोई सिटीजन पार्टिसिपेट ना करे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा कि वो क्या चाहते हैं कि कोई भी सिटीजन हिस्सा ना ले, पार्टिसिपेट ना करें, जिससे वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को और ज्यादा मनमानी कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र क्या कह रहा है कि सभी लोग, डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जब भी इलेक्शन होने लगते हैं उससे पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं, उसमें सभी लीडर्स, कई बार आपको मोदी जी दिखेंगे, कई बार कोई और लीडर दिखेंगे, वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे, या फिर कई बार आपने सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, काफी एक्टर एक्ट्रेसेस भी यही आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। आपने काफी बार सुना होगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उतनी ही अच्छी सरकार चुनी जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर लोकतंत्र। आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा। अगर आपको हर चीज अच्छे से समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और
जो अगर कोई आपके डाउट्स रहेंगे तो वो भी हमसे साथ ही साथ पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम। और ये था आपका चैप्टर, इसी के साथ ही ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।